सोचिए अगर किसी के पुराने सिर दर्द या जबड़े के लगातार दर्द या उस अजीब से ब्रेन फॉग का इलाज किसी महंगी दवा की गोली में नहीं छिपा है। अच्छा, तो फिर कहाँ है? सोचिए कि इसका इलाज इस बात में छिपा हो कि कागज पर टी की डंडी कैसे काटी जाती है और आई पर बिंदु कैसे लगाया जाता है। ये बात तो सुनने में बिल्कुल किसी विज्ञान कथा जैसी लगती है। बिल्कुल, मतलब आम तौर पर जब हम किसी शारीरिक बीमारी या उसके डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम एक खास तरह की सटीकता की उम्मीद करते हैं, बिल्कुल किसी इंजीनियरिंग की तरह। हाँ, एक एक्सरे मशीन की तरह। एग्जैक्टली। मतलब मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि यहाँ समस्या है और हम उस पर प्लास्टर बांध देते हैं। सही कहा। देखिए, इंसान को हमेशा से ऐसी चीजें पसंद है जिन्हें देखा जा सके, एक ठोस समस्या और उसका एक ठोस भौतिक समाधान। हाँ, ये हमें नियंत्रण का एहसास दिलाता है। लेकिन जब हम मानव मनोविज्ञान, हमारे अवचेतन मन और शरीर की बीमारियों के बीच के संबंध की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। बिल्कुल, क्योंकि वो हिस्सा बहुत अदृश्य है। वही तो, हम एक ऐसे परिदृश्य में होते हैं जो बहुत ही धुंधला, जटिल और अनदेखा है। शरीर और दिमाग कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, इसे किसी एक तस्वीर में कैद करना लगभग असंभव है। और यहीं से हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत होती है, जो कि बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, आज हमारे पास जो स्रोतों का बंडल है जिसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, ग्राफोथेरेपी यानी लिखावट चिकित्सा और साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी पर आधारित कई शोध शामिल हैं, वो एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार सामने रखते हैं। विचार ये है कि इंसान की लिखावट यानी कागज पर पेन चलाने का तरीका उसके अवचेतन मन की वायरिंग को बदलने का एक सीधा भौतिक पुल बन सकता है। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि क्या वाकई ये संभव है, जो कि बहुत बड़ा दावा है ना? ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये दावा पहली बार सुनने में किसी जादू या किसी छद्म विज्ञान मतलब स्यूडो साइंस जैसा लगता है। मैं समझ सकती हूँ कि ये पहली नजर में जादुई या अविश्वसनीय क्यों लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान, जिसे हम साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट है। अच्छा। हाँ, ग्राफोथेरेपी के इस समाधान तक पहुंचने से पहले हमें उस जैविक श्रृंखला को समझना होगा जो हमारे शरीर में हर पल घट रही है। मतलब आधुनिक जीवन को ही देख लीजिए। हाँ, तनाव तो हर जगह है। एग्जैक्टली। आज के हाई प्रेशर कॉर्पोरेट माहौल, अनगिनत ईमेल्स और सोशल मीडिया की दुनिया में इंसान का नर्वस सिस्टम एक स्थायी हाई अलर्ट पर चला गया है। मतलब हमारा शरीर विकासवादी दृष्टिकोण से अभी भी उन जंगलों में फंसा जहां उसे हर आहट पर किसी शेर के हमले का डर लगता था। बिल्कुल सही। लेकिन आज वो शेर बॉस का कोई नाराजगी भरा मैसेज या किसी बिल के भुगतान का नोटिफिकेशन बन गया। और हमारा दिमाग इन दोनों खतरों के बीच फर्क नहीं कर पाता। विज्ञान की भाषा में इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का सक्रिय होना कहते हैं, यानी फाइट या फ्लाइट मोड, भागो या लड़ो। हाँ, हमारे स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हर एक तनावपूर्ण विचार कोई अमूर्त चीज नहीं है, ये एक भौतिक जैविक घटना है। जब कोई लगातार काम के दबाव या भविष्य की चिंताओं के बारे में सोचता है तो उसका दिमाग तुरंत कॉर्टिसोल और एड्रीनलिन जैसे तनाव हार्मोन का भारी मात्रा में स्राव करने लगता है, जो कि कुछ पलों के लिए तो ठीक है ना? अगर सच में भागना हो तो। हाँ, तब तो ये जान बचाता है, लेकिन अगर ये स्राव हर दिन हर घंटे हो रहा हो तो शरीर के अंदर क्या होता है? यही सबसे बड़ा खतरा है। जब शरीर में लगातार कॉर्टिसोल बहता रहता है तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को पूरी तरह से दबा देता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मतलब एक शारीरिक आग? बिल्कुल। जब आराम करने वाला सिस्टम बंद हो जाता है तो शरीर में सूजन बढ़ने लगती है, जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, सफेद रक्त कोशिकाएं अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और यहीं से बीमारियों को पनपने के लिए एकदम सही जमीन मिल जाती है। एक सेकंड, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कार के इंजन को बिना गियर बदले लगातार सबसे तेज गति पर चलाना। हाँ, बहुत सटीक उपमा है। मतलब आप रेड लाइनिंग कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो इंजन से धुआं निकलेगा ही। या फिर स्मार्टफोन वाला उदाहरण ले, जैसे बैकग्राउंड में 50 भारी भरकम एप्स एक साथ चल रहे हों। एग्जैक्टली। आप स्क्रीन पर कुछ नहीं कर रहे हैं, फोन चुपचाप मेज पर रखा है, लेकिन बैकग्राउंड की प्रोसेसिंग की वजह से बैटरी तेजी से खत्म हो रही है, फोन गर्म हो रहा है और अंततः वो हैंग होकर बंद हो जाएगा। हमारा शरीर भी उसी तरह से
बैकग्राउंड एंजाइटी की वजह से अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और इसे वैज्ञानिक रूप से मापने का एक तरीका भी है जिसे वेगल टोन कहा जाता है। वेगल टोन, ये क्या होता है? इसका संबंध हमारी नसों से है क्या? हाँ, वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नसों में से एक है। अच्छा। ये हमारे दिमाग को हृदय, फेफड़ों और पाचन तंत्र से जोड़ती है। आप इसे शरीर का इंफॉर्मेशन हाईवे मान सकते हैं। जब हम शांत होते हैं तो ये वेगस नर्व हृदय गति को धीमा करने और शरीर को आराम देने का संदेश भेजती है। इसे एक मजबूत वेगल टोन कहा जाता है। लेकिन क्रॉनिक तनाव इस टोन को कमजोर कर देता है। मतलब वो हाईवे जाम हो जाता है? हाँ, जिससे वह रेस्ट और रिपेयर का संदेश अंगों तक पहुंच ही नहीं पाता। वाह, तो मूल समस्या ये है कि हम अपने शरीर को ऑटो पायलट पर तनाव झेलने के लिए छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये ऑटो पायलट हमें बीमार कर रहा है, तो सवाल ये उठता है कि हम इस सिस्टम को मैनुअल कंट्रोल में कैसे लाएं। और यहीं पर ग्राफोथेरेपी की भूमिका सामने आती है। हाँ, श्रोत रिवर्स ग्राफोलॉजी के सिद्धांत की बात करते हैं। सामान्य ग्राफोलॉजी में हम किसी की लिखावट देखकर उसके व्यक्तित्व, उसके डर या उसके आत्मविश्वास का अंदाजा लगाते हैं। सही। लेकिन रिवर्स ग्राफोलॉजी कहती है कि यदि लिखावट हमारे नर्वस सिस्टम का दर्पण है, तो लिखावट के पैटर्न को जानबूझकर बदलने से न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारे सोचने की आदतें भी बदल सकती हैं। हाँ, इसे एक तरह का सक्रिय ध्यान या एक्टिव मेडिटेशन माना जाता है। अच्छा। जब आप अपनी लिखावट के खास स्ट्रोक को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप वास्तव में अपने मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स को एक नई आदत बनाने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। एक मिनट, मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। क्योंकि मैं इस विचार के प्रति थोड़ा संशय में हूँ। मैं समझता हूँ कि लिखने से ध्यान केंद्रित हो सकता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है? मतलब आपको लगता है कि ये सिर्फ एक भ्रम है? हाँ, मतलब सिर्फ कागज पर पेन के कुछ घुमाव या लूप्स बदल देने से हमारे अंदर का वो गहरा आदिम फाइट या फ्लाइट मोड शांत कैसे हो सकता है? मुझे ये बात तार्किक रूप से पच नहीं रही है। संशय होना बहुत स्वाभाविक है। आइए इसके पीछे की न्यूरोलॉजी को समझते हैं। देखें, लिखावट कोई साधारण एक आयामी काम नहीं है। यह एक बेहद जटिल, लयबद्ध, फाइन मोटर टास्क है। जब कोई सालों पुरानी लिखने की आदत को जानबूझकर बदलता है, तो इसके लिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का तार्किक और सचेत हिस्सा है, उसे बहुत अधिक सक्रिय होना पड़ता है। क्योंकि आप एक स्वाभाविक आदत को तोड़ रहे हैं, आपको हर स्ट्रोक पर ध्यान देना पड़ रहा है। एग्जैक्टली। और इस एकाग्रता और पेन की धीमी, लयबद्ध गति का सीधा असर आपकी सांसों पर पड़ता है। अच्छा। हाँ, आपकी सांसें अपने आप धीमी और गहरी हो जाती हैं। जैसे ही सांसें धीमी होती हैं, ये उसी वेगस नर्व को उद्दीप्त करता है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ये वेगस नर्व तुरंत हृदय गति और ब्लड प्रेशर को कम करने का बायोलॉजिकल सिग्नल भेजती है। तो ये कोई प्लेसिबो नहीं है, ये मोटर मूवमेंट के जरिए शरीर के पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक भौतिक स्विच दबाने जैसा है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि धीमी और सचेत गति से लिखने पर दिल की धड़कन शांत होती है और ये एक प्रकार के ध्यान का काम करता है। हाँ। लेकिन मेरे संशय का दूसरा हिस्सा अभी भी बाकी है। वो क्या? स्रोत कहते हैं कि किसी विशेष अक्षर को अलग तरीके से लिखने से एक खास तरह का मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। जैसे कि सिर्फ अंग्रेजी के अक्षर टी की डंडी को ऊपर काटने से कोई व्यक्ति अचानक अधिक महत्वाकांक्षी या आत्मविश्वासी बन सकता है। ये हिस्सा मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे काम करता है? मैं समझाती हूँ। इसके लिए हमें हेब्स लॉ को समझना होगा, जो न्यूरोसाइंस का एक बुनियादी नियम है। जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वे एक साथ जुड़ जाते हैं। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। बिल्कुल। अब ग्राफोलॉजी में टी की आड़ी रेखा या बार को आत्मविश्वास और व्यक्ति द्वारा खुद के लिए तय किए गए लक्ष्यों के स्तर से जोड़ा जाता है। अच्छा। जब कोई व्यक्ति टी को उसके स्टेम पर बहुत नीचे काटता है, तो ये अक्सर एक गहरी मानसिक आदत का भौतिक प्रदर्शन होता है, कम आत्मसम्मान या हमेशा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति। यानी दिमाग ने शरीर को एक बहुत छोटा संकोची मूवमेंट करने का निर्देश दिया, क्योंकि व्यक्ति अंदर से वैसा ही महसूस कर रहा है। ठीक कहा। अब रिवर्स ग्राफोलॉजी क्या करती है?
जब वही व्यक्ति जानबूझकर रोजाना उस टी को ऊपर की तरफ काटना शुरू करता है तो वो उस पुराने लो कॉन्फिडेंस वाले न्यूरल लूप में एक भौतिक घर्षण या फ्रिक्शन पैदा कर रहा होता है। ये एक कॉग्निटिव बिहेवियरल ट्रिगर बन जाता है। मुझे लगता है मैं इसे समझ रहा। ये वैसा ही है जैसे थिएटर के अभिनेताओं को सिखाया जाता है। कैसे? अगर आप उदास हैं लेकिन आप जानबूझकर अपने चेहरे की मांसपेशियों को खींचकर 2 मिनट तक मुस्कुराते हैं तो आपका दिमाग थोड़ी देर में भ्रमित हो जाता है और एंडोर्फिन रिलीज करने लगता है। वाह, हाँ बिल्कुल सही। यानी कभी-कभी शरीर की मुद्रा या गतिविधि दिमाग को ये विश्वास दिला सकती है कि स्थिति बदल गई है। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। शरीर दिमाग को फीडबैक भेजता है। हर बार जब वो व्यक्ति टी की रेखा को ऊपर खींचता है तो वो एक छोटा लेकिन सचेत निर्णय ले रहा होता है कि मैं इसे ऊंचा रखूंगा। सही। जब ये काम रोजाना किया जाता है तो ये सूक्ष्म मोटर परिवर्तन न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से मस्तिष्क में ऊंचे लक्ष्य तय करने का एक नया न्यूरल पाथवे बना देता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। मतलब गोल्फ या क्रिकेट में एक सही स्विंग का अभ्यास करने जैसा है ना? बिल्कुल। आप एक ही शारीरिक क्रिया को बार बार सही तरीके से करते हैं जब तक कि वो आपकी मसल मेमोरी और दिमाग का हिस्सा न बन जाए। एग्जैक्टली। हम उंगलियों के छोटे मूवमेंट से अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब जब हमने ये मैकेनिज्म समझ लिया है तो चलिए स्रोतों में दिए गए कुछ और वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर चलते हैं। टी के बाद जो उदाहरण मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा वो था अंग्रेजी अक्षरों जी और वाई के निचले लूप्स या घुमाव। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों में इन्हें भावनात्मक नियंत्रण और शारीरिक ऐंठन से जोड़ा गया है। हाँ, निचले लूप्स का सीधा संबंध इस बात से है कि हम अपनी गहरी भावनाओं और ऊर्जा को कैसे प्रोसेस करते हैं। जो लोग लगातार बहुत तंग, चपटे या अधूरे लूप बनाते हैं, ग्राफोलॉजी के अनुसार वे अपनी भावनाओं को दबा रहे होते हैं या किसी अज्ञात डर से सिकुड़ रहे होते हैं। और इसका असर शरीर पर कैसे पड़ता है? मैंने पढ़ा कि इस तरह के छोटे लूप्स बनाने वाले लोगों को अक्सर जबड़े भींचने की आदत होती है। मुझे समझ नहीं आया कि कागज पर बने एक लूप का मेरे जबड़े की मांसपेशियों से क्या लेना देना है। इसका जवाब अमिगडाला में है, जो हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। बिल्कुल। जब हम किसी छिपे हुए तनाव में होते हैं तो अमिगडाला शरीर को सिकुड़ने का संकेत देता है ताकि हम खुद को बचा सकें। जबड़े की मांसपेशियों को भींचना और उंगलियों से पेन को बहुत कस के पकड़कर छोटे छोटे तंग अक्षर लिखना, ये दोनों ही उस एक ही तनाव के शारीरिक लक्षण हैं। मतलब शरीर हर जगह से खुद को बंद कर रहा है। हाँ। तो जब ग्राफोथेरेपी में ये सलाह दी जाती है कि हम जानबूझकर गोल, बड़े और प्रवाहमय लूप बनाने का अभ्यास करें तो क्या होता है? जब आप एक बड़ा और गोल लूप बनाते हैं तो आपके हाथ की मांसपेशियों को फैलना पड़ता है। उस प्रवाहमय गति के लिए कलाई और उंगलियों का तनाव छोड़ना जरूरी है। जैसे ही आप ये करते हैं, आपका मोटर कॉर्टेक्स वापस अमिगडाला को एक फीडबैक लूप भेजता है कि मैं आराम से हूँ, मैं खुद को फैला रहा हूँ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। वाओ। जब दिमाग को ये सुरक्षित होने का संकेत मिलता है तो वो पूरे शरीर को तनाव मुक्त करने का आदेश देता है। और यही कारण है कि बड़े लूप्स का अभ्यास करने से कई लोगों के जबड़े की ऐंठन या सिर दर्द में आश्चर्यजनक रूप से कमी देखी गई है। ये सच में दिमाग को हिला देने वाला तथ्य है। हम शरीर के एक हिस्से मतलब उंगलियों का उपयोग करके शरीर के दूसरे हिस्से यानी जबड़े को शांत कर रहे हैं, और वो भी दिमाग के रास्ते से। विज्ञान का यही तो चमत्कार है। इसी कड़ी में आई के ऊपर लगने वाले बिंदु का उदाहरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोतों के अनुसार ये सीधे तौर पर फोकस और एंजाइटी से जुड़ा है। हाँ, आई पर बिंदु लगाना ग्राफोथेरेपी की सबसे बेहतरीन ग्राउंडिंग एक्सरसाइज मानी जाती है। अच्छा। जो लोग बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं या जिनका दिमाग भविष्य की चिंताओं में भागता रहता है, वे अक्सर लिखते समय या तो आई पर बिंदु लगाना भूल जाते हैं या फिर हड़बड़ी में उसे बहुत बेतरतीब तरीके से बहुत दूर लगा देते हैं। ये तो बहुत ही आम बात लगती है। अगर कोई श्रोता अभी इस चर्चा को सुनते हुए कुछ लिख रहा है तो बहुत संभव है कि वे अपने आई के बिंदु को कहीं हवा में उड़ा रहे हों। बिल्कुल। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका दिमाग उस वर्तमान क्षण में नहीं है। ग्राफोथेरेपी में इसका समाधान ये है कि व्यक्ति को पूरी सटीकता और शांति के साथ आई के खड़ी रेखा के ठीक ऊपर बिल्कुल बीचों बीच बिंदु लगाने का अभ्यास करना होता है। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? सिर्फ एक बिंदु को सही जगह लगाने से ब्रेन फॉग या विचारों का धुंधलापन कैसे कम हो सकता है? क्योंकि उस सटीक बिंदु को लगाने के लिए आपको अपनी गति को 1 मिलीसेकंड के लिए रोकना पड़ता है, अपनी आंखों को उस बिंदु पर केंद्रित करना पड़ता है और हाथ को एक बहुत ही नियंत्रित मूवमेंट करना पड़ता है।
समझ गया। ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन का एक बहुत ही उन्नत स्तर है। ये क्रिया आपके दिमाग को भविष्य की चिंताओं से खींचकर तुरंत यहाँ और अभी में ले आती है। ये विचारों की उस तेज दौड़ को ब्रेक लगा देती है। ये तो पूरी तरह से माइंडफुलनेस का काम कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा सवाल उठता है। आज के डिजिटल युग में हम में से ज्यादातर लोग पेन और कागज का इस्तेमाल लगभग बंद ही कर चुके हैं। हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, फोन की स्क्रीन पर टैप करते हैं। तो क्या ये ध्यान लगाने वाला या दिमाग को शांत करने वाला प्रभाव कीबोर्ड पर टाइप करने से नहीं मिल सकता? आखिर उसमें भी तो उंगलियां चल रही हैं। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन कीबोर्ड और पेन के बीच जमीन आसमान का फर्क है। टाइपिंग और हाथ से लिखने की न्यूरोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। अच्छा। ग्राफोथेरेपी को अक्सर ब्रेन राइटिंग कहा जाता है, क्योंकि जब हम पेन से लिखते हैं तो हमारे दिमाग के कई हिस्से एक साथ सक्रिय होते हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। टाइप करते समय ऐसा क्या है जो हम खो देते हैं? देखिए, जब आप कीबोर्ड पर कोई बटन दबाते हैं तो चाहे आप ए टाइप करें या जेड, आपकी उंगली का शारीरिक मूवमेंट बिल्कुल एक जैसा होता है। बस एक सीधा बाइनरी टैब। हाँ, बस एक क्लिक। कीबोर्ड मुख्य रूप से स्थानिक स्मृति या स्पैटियल मेमोरी पर निर्भर करता है, यानी कौन सा बटन कहाँ है। लेकिन जब आप पेन से लिखते हैं तो हर अक्षर का एक अनूठा आकार होता है। इसके लिए मोटर मेमोरी की आवश्यकता होती है। आपका मोटर कॉर्टेक्स उस जटिल आकार को बनाने का निर्देश देता है। आपका विजुअल कॉर्टेक्स आंखों के जरिए उस स्याही को कागज पर बनते हुए देखता है, और आपकी उंगलियों की स्पर्श संवेदनाएं कागज की बनावट और पेन के दबाव को महसूस करती हैं। मतलब हाथ की मांसपेशियां, आंखें और त्वचा का स्पर्श, ये सब एक साथ मिलकर एक त्रिकोण बनाते हैं। जी हाँ, और ये तिहरा संयोजन केवल सोचने या टाइप करने की तुलना में कहीं अधिक मजबूत और तेजी से नए न्यूरल पाथवे बनाता है। वाओ! टाइपिंग हमारे दिमाग के बहुत ही उथले हिस्से का उपयोग करती है, जबकि लिखना दिमाग की गहराइयों तक पहुंचता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो आज के दुनिया में हम महंगे गैजेट्स, मेडिटेशन ऐप्स और स्मार्ट वॉच पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन माइंड न्यूट्रिशन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। माइंड न्यूट्रिशन, ये शब्द मुझे बहुत पसंद आया। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां लगातार मिलने वाले डोपामाइन लूप और शॉर्ट वीडियोस हमारे विचारों को पूरी तरह से खंडित या फ्रैगमेंट कर देते हैं, हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं बचा है जो उन विचारों को वापस एक साथ जोड़ सके। ग्राफोथेरेपी ठीक यही काम करती है। ये उन खंडित विचारों को डीफ्रैगमेंट करने के लिए आवश्यक माइंड स्पेस देती है। ये पुराने, बीमार या तनावग्रस्त सोच के पैटर्न को बाईपास करके नए स्वस्थ पैटर्न स्थापित करने का एक बहुत ही व्यवहारिक और भौतिक तरीका है। यहाँ बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही गहरी और मारक लाइन है। उसमें लिखा है, बीमारी अक्सर शरीर का वो तरीका है जिससे वो उस चीज को चिल्लाकर कहता है जिसे दिमाग सालों से फुसफुसा रहा था। ये लाइन शायद इस पूरे अध्ययन का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। बिल्कुल। जो तनाव, जो डर, जो कमजोर आत्मसम्मान या चिंताएं हमारे अवचेतन मन में फुसफुसाहट की तरह दबी रहती हैं, जिन पर हम व्यस्तता के कारण ध्यान नहीं देते, वे अंततः एक सीमा के बाद शारीरिक बीमारी का रूप ले लेती हैं। शरीर वो भाषा बोलता है जिसे दिमाग अनदेखा कर देता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का निचोड़ निकालें तो बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम बीमारियों से बचने के लिए क्या खाते हैं, कौन से सप्लीमेंट लेते हैं या जिम में कितना पसीना बहाते हैं। सही कहा। बचाव सिर्फ बाहरी शरीर तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे विचार हमारे नर्वस सिस्टम में किस तरह से बुने गए हैं। और सबसे बड़ी उम्मीद की बात यह है कि हम उस नर्वस सिस्टम पर दोबारा नियंत्रण पा सकते हैं। हाँ। रोजाना सिर्फ 15 मिनट का ग्राफोथेरेपी अभ्यास, बिना किसी स्क्रीन के, बस कागज पर कुछ अक्षरों को सही, सचेत और लयबद्ध तरीके से लिखने की प्रैक्टिस, एक स्वचालित तनावग्रस्त सिस्टम पर मैनुअल नियंत्रण पाने का काम कर सकती है। ये हमारी बायोलॉजिकल सेहत और मानसिक शांति को सुरक्षित करने का एक बहुत ही सरल लेकिन न्यूरोलॉजिकल रूप से शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। आज हमने जो स्रोत खंगाले उनसे ये एकदम साफ हो गया है कि विज्ञान केवल उसी चीज तक सीमित नहीं है जिसे एक्सरे में देखा जा सके। पेन पकड़ने का हमारा तरीका, कागज पर हमारे स्ट्रोक्स की गहराई और आकार सचमुच हमारे अवचेतन को आकार दे सकते हैं,
लेकिन जब हम इस पूरी वैज्ञानिक चर्चा को खत्म कर रहे हैं तो ये सब मुझे एक बहुत ही गहरे और थोड़े परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अच्छा, वो क्या सवाल है? याद है हमने शुरुआत में बात की थी कि कैसे उंगलियों की एक छोटी सी हरकत, एक छोटे से लूप का आकार हमारे दिमाग के तारों और अमिगडाला तक को बदल सकता है। हाँ बिल्कुल। आज हमने सिर्फ लिखावट पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अगर महज हमारी लिखावट हमारे दिमाग को इस हद तक प्रोग्राम कर सकती है तो जरा सोचिए हमारी रोजमर्रा की अन्य स्वचालित शारीरिक आदतों के बारे में। जैसे हमारे चलने का तेज और तनावपूर्ण अंदाज, या जब हम उदास होते हैं तो हमारे कंधों के झुकने का कोण, या फिर दिन भर स्क्रीन के सामने कुर्सी पर सिकुड़कर बैठने की हमारी आदत। वाह! ये सब शारीरिक गतिविधियां हमारे अवचेतन मन को हर दिन हर मिनट क्या कहानी सुना रही होंगी। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या ये संभव है कि हम अनजाने में अपनी ही शरीर के पोस्चर और रोजमर्रा की मूवमेंट्स के जरिए अपने दिमाग को एक बिल्कुल ही गलत, डर और तनाव से भरी स्क्रिप्ट थमा रहे हैं? एक ऐसी स्क्रिप्ट जो शायद किसी एक्सरे या ब्लड टेस्ट में कभी नजर नहीं आएगी, लेकिन हमारे अंदर हर पल चल रही है और हमारे शरीर को अंदर से बदल रही है। हम अपने शरीर से अपने दिमाग को क्या लिख कर भेज रहे हैं, ये सोचने पे मजबूर कर देता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको अकेले में बैठकर विचार करना चाहिए। सोचने वाली बात है ना।